चलो भाई शुरू करें फिर। ये है आज हमारा डे 2, जहाँ पर हमने 45 दिनों का चैलेंज लिया है, जहाँ पर हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस प्लस आपका हिस्ट्री जो है 4 क्लास 12th जो है ये चीज़ हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी क्लास 12th की, उसके थ्रू ही जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। और ये है आज हमारा डे 2, यह है हमारा पार्ट 2, जो कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, जो कि है दो ध्रुवीयता का अंत। और बिना देरी करे आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कम आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो सिर्फ होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अभी भी आपके पास पूरे पूरे हाई चांस है कि आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कैसे करोगे, हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, डेली बेसिस पे आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आराम से आएंगे भाई, हंसते हंसते आएंगे। एग्जाम के अंदर जो है आप जहाज बना करके आएंगे, किसका, क्वेश्चन पेपर का। ठीक है। नेक्स्ट एक जो चीज़ क्या है, आपके 95% मार्क्स आ सके, इसीलिए हमने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या है, स्टडी विद एमआर नाम का हमने व्हाट्सअप का चैनल भी बना दिया, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं। बट हाँ, हमने यहाँ पर एक कमी नोटिस ये करी कि राइट आंसर क्या है ये पता नहीं चल पाता था। हालांकि दिन के एंड में या फिर अगले दिन हम उसके आंसर को पोस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बेटर ये रहेगा कि आपको डेली मतलब ऑन द स्पॉट आपको आंसर क्या है विद एक्सप्लेनेशन वो आपको पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा कि यूट्यूब ये फीचर हमें प्रोवाइड करवाता है, तो हमने कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर जा करके ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपके ये चीज़ गोल अचीव हो पाएगा। और आपको पता है कि हमारा डे 1 जो है हमारा 1 जनवरी को था, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की वीडियो हमने डाल दी थी। आज हमारा डे 2 है, जहाँ पर हमने हिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, और ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का भी चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, बोर्ड्स के टेंशन मिटाओ, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लगाओ, जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। और यही वो टाइम है जहाँ पर आपको अपना 100% देना है भाई। 45 दिन बचे हैं, दे लो यार, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, दे लो। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि है शॉक थेरेपी मॉडल जो है किसके द्वारा निर्देशित किया गया। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, वहाँ पर जो है बस 2 लाइन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, जो कि इसका राइट आंसर क्या है, सी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नींद तो नहीं आ रही ना भाई, जगते रहो जागते रहो। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठते रहो, जो जो आपको नहीं आ रहा उसको लिखते भी रहो। ठीक है जी। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हालांकि यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है कि निर्देशित मॉडल जो है वो शॉक थेरेपी कहलाता था, इसको पढ़ा करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि रूस प्लस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का कौन सा मॉडल जो है अपनाया गया था। तो जी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शॉक थेरेपी। ठीक है। खैर जो है ये मिश्रित वाला अर्थव्यवस्था तो हमने अपनाया था, मतलब इंडिया ने अपनाया था। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य प्लस पूर्वी यूरोप। अच्छा, पूर्वी यूरोप में से टोटल कितने देश थे जो कि यूएसएसआर के अंदर सम्मिलित थे। बता दूं आपको, टोटल 8 देश हैं जो कि ईस्ट यूरोप का पार्ट है ये लोग। और प्रेजेंट टाइम में मतलब 2024 के अंदर ये लोग पूर्वी यूरोप के अंदर एक देश के रूप में है। लेकिन पहले ये लोग 1917 के अंदर जब आए थे तो ये उस टाइम पर यूएसएसआर के जो 15 गणराज्य हुआ करते थे ना, उन्हीं में से ये 8 हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताइए जरा क्या है, जल्दी बताइए, सोच के बताइए जल्दी से, और लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, पता हो चले तो है, थोड़ा हाथों को भी कष्ट दिया करो। हाँ, अगला क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जा रहा है। गैराज सेल मतलब ये होता है कि जहाँ पे औने पौने दामों पे बहुत ही सस्ते माल पे बड़ी जो बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है उसको बहुत ही सस्ते माल पे बेच देना, उसी को बोलते हैं गैराज सेल। ठीक है, मतलब गैराज के अंदर बहुत ही ऐसे ही बेचे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखते जरा, ये हुआ तो ऑब्वियसली आपका सोवियत संघ के अंदर ही था, यूएसएसआर के अंदर ही हुआ था। वापस बोल रहा हूँ, यूएसएसआर की फुल फॉर्म जरा बताओ। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि उद्योगों को खरीदा गया। जी नहीं, उद्योगों को खरीदा नहीं गया था, बेचा गया था। यहाँ पर उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। जी हाँ, ये बात सही है, ये सही होगा। मुक्त व्यापार करने को, नहीं ये भी नहीं है। ए और बी दोनों नहीं भाई, ये भी नहीं है। मतलब क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर जो सामान है, जो जगह, जो उद्योग वगैरह उसको गैराज की सेल की तरह बेचा गया, मतलब बहुत ही औने पौने दामों पर बेचा गया, बहुत ही कम दामों पर बेचा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, किन 2 देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त होने की वजह से वो सत्तावादी हो गए थे। मतलब क्या, अथॉरिटेरियन होता है। जैसे कि आज के टाइम पे आपका नॉर्थ कोरिया याद आ रहा है, अरे ये बीटीएस वाले नहीं है, बीटीएस वाले आपके साउथ कोरिया कहलाते हैं, और नॉर्थ कोरिया वाले ऊपर है ना, वो जो किम जॉन नाम याद होगा आपको, है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है भाई।
तो पहला ऑप्शन क्या है, कौन से वो दो देश है, क्या वो अफगानिस्तान और रूस है? जी नहीं, अफगानिस्तान और रूस तो हो ही नहीं सकते, है ना, ये नहीं है। क्या वो भारत और चीन है? जी नहीं, हमारा प्यारा भारत कहाँ से ऐसा हो सकता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यही वो दो देश है जहाँ पर जो है राष्ट्रपति को जो है अधिक शक्तियाँ दे दी गई थी, जिसकी वजह से वो पहले तो 10 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर भाई साहब अपने मनमानी करने लगते हैं और अगले साल दोबारा 10 साल और चुन लिए जाते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या कि रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में, अच्छा किस वर्ष में स्थिर होना शुरू कर दिया था, मतलब जो गिरे हुए थे ये लोग अब वापस से अच्छा स्टार्ट हो रहा है। वो तो कैसे कब हो रहा था, कौन से साल में हो रहा था? तो जी बता दूं, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 2000 आ रहा है तो याद रख लेना 2000 है वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से सभी लोगों का जो है 2000 ही आ रहा होगा। हालांकि ये जो अब इसकी जो इकोनॉमी है, मतलब रूस की या बाकी के जो देश उनकी इकोनॉमी जो है आगे क्यों बढ़ रही थी, इसके लिए बता दूं, बिकॉज रूस हो गया, बाकी के जो देश है वो हो गए, सभी जगह पर जो है ना खनिज तेल प्राप्त होता था, मतलब प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर, ठीक है। प्राकृतिक तेल प्राप्त हो गया, प्राकृतिक गैस प्राप्त हो गया, यहाँ पर यही मिलता था, और धातु वगैरह जो चीज़ें, इन सभी चीज़ों का जो है ना ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब बाहर के देशों में बेचा करते थे, जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता था और ये अपनी इकोनॉमी को वापस से बूस्ट करने लग जाते हैं। और ये चीज़ लिखे भी हुए देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है रूस के किन दो गढ़ राज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेचन्या और दागिस्तान। दागिस्तान है भाई, ये ऐसे दागिस्तान हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेचन्या और दागिस्तान, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा भी हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है, हालांकि जितने क्वेश्चन ला रहे हो सारे एनसीईआरटी में से ही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि मध्य एशिया यानी कि मिडल एशिया वाले में मध्य एशिया का कौन सा देश है जो कि 10 वर्षों तक यानी कि 10 साल तक जो है, यानी 2001 तक जो है वो गृह युद्ध की चपेट में बना हुआ था। गृह युद्ध क्या होता है, एक देश होता है जैसे मान लो, और वही जहाँ पर जो है हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए आपस में ही लड़े जा रहे हैं, मतलब आपस में ही लड़े जा रहे हैं, मतलब सरकार के थ्रू लड़ रहे हैं या फिर अपने आपस में धार्मिक तरीके से लड़ रहे हैं, बट विद इन अ कंट्री, विद इन अ बाउंड्री ये लोग लड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। गृह का मतलब क्या होता है, घर के अंदर लड़ना, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ऐसा चीज करने वाला कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ तजाकिस्तान है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, लिख रखा है यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि पूर्वी यूरोप यानी कि ईस्ट यूरोप, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि पूर्वी यूरोप के टोटल 8 देश थे ऐसे जो कि यूएसएसआर के अंदर शामिल हुआ करते थे पहले। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या जरा बताओ तो, चलो यार बता ही देता हूँ, बार बार रो रहे हो गए आप लोग, है ना। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये है इसका राइट आंसर, रिपब्लिक, ओके। इसको याद रखिए, रिपब्लिक्स हो जाएगा, वैसे 15 है ना तो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल सेंस देता है। तो पूछ रहा है कि पूर्वी यूरोप में कोई एक देश है, मतलब कि इन 8 में से कोई एक था, कौन सा देश है जो कि शांतिपूर्वक, बहुत ही लड़ाई वड़ाई का कुछ नहीं हो रही भाई, एकदम आराम से भाइयों की तरह अलगाववारी हो जाएंगे हम लोग। बोल रहा है कि 2 भागों के अंदर बट गए थे, तो कौन सा है, जी हाँ ये एकदम शांतिपूर्वक होने वाला जो है चेकोस्लोवाकिया है। इसी को जो 2 भागों में बांट देते हैं, एक बन जाता है चेको और एक हो जाता है स्लोवाकिया। आपके यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो, ये रहा चेक प्लस स्लोवाकिया, ये 2 अलग से देश बन जाते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों ने एक सुना होगा कि बाल्टिक गणराज्य, याद आ रहा है, बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य के अंदर कौन कौन थे याद आया, 3 गणराज्य हुआ करते थे, कौन कौन से, एस्तोनिया, मैं सारा लिख नहीं रहा भाई वरना टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, लताविया और लिथुआनिया, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बाल्टिक गणराज्य बोलते हैं। अच्छा, इन लोगों को बाल्टिक गणराज्य क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? मैं बता दूं, एक सागर हुआ करता है जिसका नाम है बाल्टिक सागर, ऐसे करके बाल्टिक सागर बह रहा है, और इसी के जस्ट ऐसे तीनों के तीनों जो देश है ना ऐसे लाइन से इसके साथ चिपके हुए, इसी वजह से इनको जो है बाल्टिक गणराज्य बोला जाता है। और एक वर्ड और होता है भाई, वो क्या है, बाल्कन। इसीलिए मैं बस बाल्टिक गणराज्य का भी मैंने मेंशन करा, वो इसलिए क्योंकि बाल्कन गणराज्य के साथ कंफ्यूज मत होइएगा बाल्टिक को जोड़ करके, ठीक है, दोनों अलग अलग है। बाल्कन के अंदर जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर मात्र यूगोस्लाविया वाले का नाम लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत और रूस के बीच में, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, भारत और रूस के बीच में जो है 20 वर्ष की मित्रता वाली जो संधि है वो कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है, 1971। आपको ये चीज़ पता है कि अभी इंडिया के कितनी बार जो है वॉर हो चुके हैं? आपको बता दूं 5 बार जो है ना वॉर हो चुकी है। पहला वॉर कब हुआ था हमारा, 1947 से लेकर के 48 के बीच में। दूसरा हुआ हमारा 1962 में, तीसरा हुआ 1965 में,
और चौथा हुआ है 1971 में, और पांचवा हुआ आपका 1998 और 99। ठीक है। 1947-48 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, जहाँ पर हम जीत गए थे। चाइना के साथ हुआ था फिर ये 62 वाला, जहाँ पर हम हार गए थे। फिर ये पाकिस्तान के साथ हुआ था, यानी कि हम जीत गए। 71 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग से एक नया देश बन करके उभर करके आता है, और इसमें भी हम जीत गए थे। 1998-99 में भी हम लोग जीत गए थे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ज़रा याद रखिएगा, काफ़ी छोटी बातें हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी है। ओके। और एक और चीज़ बता दूं कि रूस ने जो है ना हमारे भारत के अंदर जो है भिलाई हो गया, भिलाई प्लस बोकारो प्लस विशाखापट्टनम के अंदर जो लोहे से इस्पात वाला चीज़ें होती है ना, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसे इस्पात बनाना, उसमें बनाने में जो है इन्होंने फैक्ट्री वगैरह स्थापित करने में जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और आपको पता होगा कि जो भारत है वो रूस से हथियार खरीदने में सेकंड स्थान प्राप्त करता है। मतलब हम बायर हैं, उसे खरीदते हैं ना, तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? इससे रूस को ही फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ है ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में किस रॉकेट को दे करके हमारी मदद करी थी? तो ये अपोलो तो नहीं है भाई, चंद्रयान भी नहीं है, PSLV भी नहीं है, इसका नाम है क्रायोजेनिक रॉकेट। यही है इसका राइट आंसर। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी के लिए तो हमारी वीडियो में ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका जो था ना 2 ध्रुवीयता का, वो आपका यहीं पर एंड होता है। अब याद रखिएगा हमारा जो डे 3 होगा, जो थर्ड डे होगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका अगला क्वेश्चन, अगला मतलब चैप्टर का नाम क्या है आपका? सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र इसका नाम है। और आप काम करिएगा कि पैरा, ये आपका होमवर्क है बेसिकली आपका ये, ठीक है। होमवर्क अगर करके आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। आपका पहला टॉपिक जो टोटल यहाँ पर बेसिकली 1 से लेकर 7 टॉपिक है, जहाँ पर हम पहले से लेकर के 3 टॉपिक तक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक आपका इसमें क्या पड़ेगा आपका परिचय है आपका एक, तो फिर दूसरा क्या है आपका यूरोपियन यूनियन वाला है, तीसरा आपका है आसियान। ये 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के बेस पर आपका डे 3 के अंदर क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही है भाई। ये राइट आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और 2001 के अंदर जो है भारत और रूस के बीच में 80 मुद्दों को जो है क्या बोलते हैं साइन वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है भाई। ठीक है। अगर सपने बड़े हैं तो भाई एफर्ट भी बड़े डालने ही पड़ेंगे, याद रख लीजिएगा। भगवान जी से मिन्नत करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप अल्लाह के सामने हाथ जोड़ लीजिए, या फिर अगर आप चाहे गॉड के सामने हाथ जोड़ते, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तो भगवान आपका साथ क्यों दे देंगे भाई? समझ रहे हो? समझा करो चीज़ें। ठीक है। पेन और कॉपी लेकर के दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को अगर नहीं देखा है, पूरी वीडियो देखते हुए आगे, बट पेन कॉपी के अंदर आपने नोट नहीं करा कुछ भी, कर लो भाई, कर लो, हाथ जुड़वा लो, कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। ठीक है। और दोबारा से लास्ट, कम्युनिटी सेक्शन को ज्वाइन कर लेना, डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आते हैं। बस अभी के लिए वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।